जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। देखिए बेटा, हम क्या कर रहे थे, हम द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसके अंदर हमने पिछली वीडियो तक क्या कंप्लीट कर दिया था, वी हैव सीन दैट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था कि जब महात्मा गांधी क्या करते हैं कि डांडी मार्च करते हैं, सॉल्ट मार्च करते हैं एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो स्टार्ट कर देते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हमने क्या देखा था, वी हैव सीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हमने देखा था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 1930, 1931 एंड 1932। और हमने ये भी देखा था कि महात्मा गांधी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ओके, लेकिन बावजूद इसके कि महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी। तो मतलब यह है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो तीनों क्या हो चुकी थी बेटा, फेल हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी बेटा गांधी इरविन पैक्ट की, राइट। खैर इससे पहले राउंड टेबल जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि इरविन ने क्या बोला था गांधी जी से कि हम आपकी उन 11 डिमांड को जो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने जो है प्रस्तुत की थी, उनके आगे जो है वीकेंड से प्रपोज किया था, तो लॉर्ड इरविन ने कहा था कि हम जो है आपकी 11 डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बदले में महात्मा गांधी आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा और इसके ही साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने इसको एक्सेप्ट किया था और इसी को हम बोलते हैं बेटा गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में हुआ था। और इसलिए महात्मा गांधी ने आगे चल करके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी चीजें जो है हमने चेक कर देते। आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा, आज हम देखने वाले सबसे पहला टॉपिक जो आज हम देखेंगे, आज हम देखेंगे बेटा डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब हम देखेंगे कि बेटा पाकिस्तान की डिमांड आपकी होती है, तो आपको याद रखना है इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की डिमांड हुई थी वो कब हुई थी, एक सेपरेट स्टेट के लिए जो आपकी क्या हुई थी, वीकेंड से डिमांड हुई थी। तो ये बेटा कब हुई थी, ये 1930 में हुई थी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि डिमांड फॉर पाकिस्तान के अंदर 1930 में सबसे पहले मोहम्मद इकबाल जो थे, मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था, मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की डिमांड, या देखिए मोहम्मद इकबाल ने कोई पाकिस्तान का नेम नहीं लिया था, पाकिस्तान में कोई नाम नहीं लिया था, बट मोहम्मद इकबाल ने ये बोला था कि उन्होंने एक केवल सजेशन दिया था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से कंट्री होना चाहिए। तो 1930 में क्या किया था, मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था, सजेस्ट किया था। तो मोहम्मद इकबाल सजेस्टेड फॉर अ सेपरेट स्टेट या अ सेपरेट नेशन। इन्होंने क्या किया था, एक अलग देश की वहां पे क्या रखा था, सजेशन दिया था कि एक अलग कंट्री होना चाहिए, एक अलग देश होना चाहिए, किसके लिए, जो आपके मुस्लिम्स हैं उनके लिए। तो याद आपको रखना है कि डिमांड फॉर पाकिस्तान की बात करें, डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट या अ सेपरेट नेशन की बात करें, ये 1930 में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले बोला था। लेकिन अगर हम पाकिस्तान वर्ल्ड की यहाँ पे एक जो है बात करें, तो पाकिस्तान जो आपका नाम है, ये पाकिस्तान नाम किसने दिया था, जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था, ये नाम बेटा आपका दिया था चौधरी रहमत अली। इज इट क्लियर? तो चौधरी एक्सक्यूज मी, तो चौधरी रहमत अली जो थे, तो चौधरी रहमत अली ने क्या किया था, इन्होंने पाकिस्तान का क्या दिया था, नाम दिया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा हु गेव द नेम पाकिस्तान, पाकिस्तान जो वर्ल्ड था, पाकिस्तान जो नाम था, ये नाम किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने इस नाम को दिया था। और पहली बार जो पाकिस्तान के लिए सेपरेट वीकेंड से नेशन का जो सजेशन दिया था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था 1930 के अंदर। अब अगर हम जो है ये अगर हम इसके बाद जो है प्रपोजल की बात करेंगे कि किस प्रपोजल के अंदर जो है, किस प्रपोजल के अंदर या मुस्लिम लीग के किस सेशन के अंदर ये प्रपोजल पास किया गया था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से पाकिस्तान होना चाहिए, मुस्लिम के लिए एक वीकेंड से अलग से एक स्टेट होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौर सेशन
लाहौर सेशन, देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद से हर साल क्या हुआ था, इंडियन नेशनल जो क्या थी कांग्रेस थी उसका सेशन होता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग को हमने पढ़ा था कि 1906 में ढाका के अंदर आगा खान ने मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया था और उसके बाद से ही हर साल मुस्लिम लीग की भी क्या होती थी, सेशन होती थी। अब जब मैं यहाँ पे लाहौर सेशन की बात कर रहा हूँ तो ये मैं यहाँ पे 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लाहौर सेशन ऑफ 1940 ऑफ मुस्लिम लीग। यहाँ पे मैं मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ था 1940 के अंदर, यहाँ पर एक सेपरेट पाकिस्तान के लिए एक प्रपोजल को पास किया गया था बाय द मुस्लिम लीग। तो लाहौर सेशन की अगर हम बात करते हैं, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ था, कब हुआ था, 1940 में जो हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो सेपरेट पाकिस्तान के लिए जो आपका क्या था प्रपोजल था, सेपरेट पाकिस्तान के लिए जो क्या था प्रपोजल था, उसको पास किया था। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये चीजें आई होप यहाँ पे क्लियर है। एक बार फिर देखेंगे 1930 में सबसे पहले पाकिस्तान या एक सेपरेट नेशन, यहाँ पे कोई पाकिस्तान का नेम नहीं आया था। यहाँ पे कल मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था, एक केवल सजेशन दिया था कि भाई मुस्लिम्स के लिए क्या होना चाहिए, एक अलग स्टेट होना चाहिए, एक अलग कंट्री होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो नाम था ये पाकिस्तान, जो नाम था ये नाम किसने दिया था, ये चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था। लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 में जो हुआ था, यहाँ पे सेपरेट पाकिस्तान की बात की गई थी कि अब पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट पाकिस्तान, मतलब जो क्या है आपके मुस्लिम्स हैं उनको क्या चाहिए, उनके लिए एक सेपरेट पाकिस्तान होना चाहिए। तो आई होप ये पोर्शन बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अच्छा आगे हम देखते हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे बेटा, थोड़ा सा हम इसके आगे देखेंगे एक आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, तो आपने आज़ाद हिंद फौज का भी नाम सुना होगा। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज बोलो, चाहे आप इसे इंडियन नेशनल आर्मी बोलो, ठीक है, INA, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी या INA। अब देखिए बेटा, आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आप सबने यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे नाम सुना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसके जो फाउंडर मेंबर थे, इसको जिसने एस्टेब्लिश किया था, जिसने इसको फाउंड किया था, वो किसने फाउंड किया था बेटा, आपको पता होना चाहिए मोहन सिंह थे एंड रास बिहारी बोस, ठीक है, बोस। ये दो ऐसी पर्सनैलिटीज थी बेटा जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को एस्टेब्लिश किया था। तो मोहन सिंह थे और आपके रास बिहारी बोस थे, और ये कब किया था ये भी मैं आपको बता दूं, 1942 में इन्होंने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज को, ये इंडियन नेशनल आर्मी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और ये आर्मी आपके सिंगापुर में एस्टेब्लिश हुई थी, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इन सिंगापुर, ये आर्मी आपकी सिंगापुर में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के 1943 में क्या होता है, इन 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आपके सिंगापुर जाते हैं, और उन्होंने सिंगापुर जाकर के क्या किया, इस आर्मी को उन्होंने रिवाइव किया, उस आर्मी का चार्ज उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो इन 1943 सुभाष चंद्र बोस रिवाइव्ड INA, इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव करने का काम जो है वो किसने किया था, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बट आपको पता होना चाहिए फाउंडर जो इंडियन नेशनल आर्मी का, आज़ाद हिंद फौज के जो फाउंडर थे वो मोहन सिंह थे और रास बिहारी बोस थे। 1942 में इन्होंने किया था सिंगापुर में, लेकिन 1943 में बाद में जाकर के सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को क्या किया, ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया बेटा, रिवाइव किया। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 1943 की हम लोग बात कर रहे हैं,
ये वो टाइम है बेटा कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आपका है 1939 से लेकर के 1945। आपको पता होगा कि 1945 में 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 प्लेसेस में, 2 साइट्स में, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर 2 एटम बम्स का यूज किया था। उसके बाद से ही जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया था। ठीक है, देखिए ये वो आपका क्या है टाइम है जब सुभाष चंद्र बोस 1943 के यहाँ पे टाइम पे सिंगापुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने 1943 में पूरी इंटरनेशनल आर्मी को फिर से खड़ा कर दिया है, फिर से वहाँ पे क्या कर दिया बेटा, एक वहाँ पे उसको पूरा क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया है। अब सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं बेटा, सुभाष चंद्र बोस यहाँ से क्या करते हैं, जब सिंगापुर में जाकर के वो अपनी आर्मी को रिवाइव करते हैं, उसके बाद वो जापान से जाकर के मिल जाते हैं। देखिए था क्या, अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकंड को देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर एक और आपकी क्या थी, एलीट फोर्सेस थी, एक और आपकी क्या थी, एलीट फोर्सेस थी, और एक और आपकी एक्सिस पावर थी। तो एलीट फोर्सेस की ओर से मेनली कंट्रीज कौन फाइट कर रहे हैं, यूएसए इसके अंदर है, ठीक है, आपका जो है वी कैन से बेटा ब्रिटेन इसके अंदर है, ठीक है, आपका रशिया इसके अंदर है। ये मेन कंट्रीज यहां से क्या कर रही हैं, ये यहां से फाइट कर रही है। इधर कौन है बेटा आपका, इधर है आपका जापान, यहां से फाइट कर रहा है, ठीक है, जापान यहां से फाइट कर रहा है, इटली यहां से है और जर्मनी यहां से है। तो ये मेन कंट्रीज आपकी यहां से फाइट कर रही, तो एक और आपकी एलीट फोर्सेस है और एक और आपकी एक्सिस पावर है। इधर हम सबसे मेन फोकस करेंगे इन 2 कंट्रीज में, इधर से हम जापान को फोकस करेंगे और इधर से हम किसको फोकस करेंगे बेटा, ब्रिटेन को फोकस करेंगे। अब आप इंडिया को देखो, इंडिया में अभी किसका रूल है, इंडिया में किसका रूल है, यहाँ पे ये बेटा ब्रिटेन का रूल है। और जापान ने क्या करेगा, जापान इंडिया में अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी को लेकर के, इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर के कहां पहुंच जाएंगे, जापान पहुंच जाएंगे और जापानी सेना के साथ ये कोशिश करेंगे कि वो इंडिया पे अटैक करें। अब यहां पे सुभाष चंद्र बोस इंडिया पे अटैक नहीं करना है, इंडिया पे अटैक करने का मतलब ये है, इंडिया में जो किसका रूल है, ब्रिटिशर्स का रूल है, तो जापानी सेना के साथ मिलकर के वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया पे अटैक करना चाह रहे हैं कि ताकि इंडिया से ब्रिटिश सेना जो है उसे खत्म कर सके, इंडिया से जो है ब्रिटिश जो क्या राज है उसे यहाँ पे क्या कर सके बेटा, यहाँ पे खत्म कर सके। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे यू जस्ट कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसी बीच में क्या होता है बेटा, 1942 में क्या होता है, इंडिया में आपका एक मिशन भेजा जाता है बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या करता है, इंडिया में एक प्लान भेजता है, एक विकेंसी मिशन भेजता है, जिस मिशन का नाम है आपका क्रिप्स मिशन। क्या है बेटा, जिसका नाम है आपका क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा जाता है 1942 के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1942 में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा जाता है अंडर होम, किसके अंडर भेजा जाता है, स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स जो था ये इंडिया में क्रिप्स मिशन लेकर के आया, इसी के नाम पे पड़ा था तुम्हारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था, क्रिप्स मिशन में ये बोला गया था कि भाई अंग्रेजों ने बोला क्रिप्स जो स्टैफर्ड क्रिप्स था इसको इंडिया में भेजा और इससे ये बुलवाया ये मिशन क्या कहा इसने ये कहा कि हमको इंडिया की का सपोर्ट चाहिए, हमको इंडियन यूथ चाहिए ब्रिटिश आर्मी के लिए, राइट। तो इसके बदले में हम इंडियंस को क्या देंगे, अगर इंडियंस हमको अपने यूथ देंगे तो इसके बदले में हम इंडिया को क्या देंगे, हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है, मैंने आपको बताया था डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होगा, ये है कि इंडिया में तो किसका कंट्रोल होगा, इंडियंस का कंट्रोल होगा। इंडियंस में जो इंडिया में जो आपकी जो है गवर्नमेंट बनेगी वो इंडिया वाले ही बनाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल कंट्रोल होगा, ओवरऑल कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिशर्स का होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने इसको साफ साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बोला इसकी जो डोमिनियन स्टेटस की जो हमने डिमांड की थी वो हमने 1920 में कर चुके हैं और 1920 में तुमने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दी, यहाँ पे जो नहीं दिया था। अब तो हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, और 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर चुके हैं। तो अब हम
इसे 1942 में आकर के अब हम इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो इंडियंस ने बोला दैट वी वर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग, हम डोमिनियन स्टेटस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने बोला हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, वी वांटेड इंडिपेंडेंट, वी वांटेड फुली इंडिपेंडेंस, हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए। तो क्रिप्स मिशन इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन इंडिया आया था इंडियन यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, या इंडियन यूथ को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूटमेंट कराने के लिए कि आप हमें इंडिया के मतलब यूथ दो और हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर देंगे। बट यहाँ पे इंडियंस ने, या इंडियन नेशनल जो क्या थी, ये हमारी कांग्रेस थी, उसने साफ साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको महात्मा गांधी ने, क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या बोला, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने ये बोला कि क्रिप्स मिशन क्या है, आउटडेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन क्या है, ये आपका ये जो है आउटडेटेड चेक है, वी कैन से आउटडेटेड चेक इन अ क्रशिंग बैंक, ये आउटडेटेड चेक है इन अ क्रशिंग बैंक। तो ये महात्मा गांधी ने बोला आउटडेटेड चेक इन अ क्रशिंग बैंक। ये क्रिप्स जो मिशन है उन्होंने इसको किससे तुलना की, आउटडेटेड चेक से तुलना की, जिस चेक की अब कोई वैल्यू नहीं है। और वो चेक किस पे लगा रखा है, एक क्रशिंग बैंक में, जो उस बैंक में लगा रखा है जो बैंक आपका क्रश होने वाला है, बिल्कुल डूबने वाला है, उस बैंक में एक क्या लगा रखा है, आउटडेटेड चेक लगा रखा है। तो ये बात किसने बोली थी, क्रिप्स मिशन के लिए महात्मा गांधी ने बोली थी। आई होप यहां तक सबको समझ आ रहा है। तो 1942 में ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा इन ऑर्डर टू सीक द सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सपोर्ट के लिए यहाँ पे भेजा कि इंडियन से हमें क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। लेकिन और इसके बदले में हमें क्या देने की बात की गई, डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे साफ साफ क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और महात्मा गांधी ने ये तक बोल दिया कि क्रिप्स मिशन क्या है, एक आउटडेटेड चेक है इन अ वी कैन से क्रशिंग बैंक, जो क्या है आपका एक जो बिल्कुल बैंक गिरता हुआ बैंक है, उसके अंदर ये क्या है, एक आउटडेटेड चेक है, या आपका आउटडेटेड चेक है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब जब क्रिप्स मिशन आपका आ गया, क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया, वहीं दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं कि 1943 में जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं वो बिल्कुल रेडी है इंडिया में अटैक करने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हमने सुभाष चंद्र बोस की अभी यहाँ पे बात की थी कि सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी को लेकर के जैपनीज आर्मी के साथ मिल जाते हैं और इंडिया पे वो लोग क्या करते हैं, अटैक करना यहाँ पे स्टार्ट करता है, मतलब अटैक करना यहाँ पे चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में अभी एक और मूवमेंट शुरू होगा जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका नाम है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आपका अगस्त 1942 में ही शुरू होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में ही शुरू होगा। अब अगर हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट की बात स्टार्ट करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट में के अंदर आपका क्या है, देखो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर क्या है आपका कि देखिए अंदर आपके जेएल नेहरू हैं, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि 1942 में हम क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। मैं एक मूवमेंट को लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या होगा कि ब्रिटिशर्स यहां पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक और तो ब्रिटिशर्स के ऊपर वर्ल्ड वॉर का प्रेशर है, 1942 में वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एक और तो ब्रिटिशर्स के ऊपर वर्ल्ड वॉर का प्रेशर है। हमने क्रिप्स मिशन को भी फेल करवा दिया है। अगर हम इंडिया, ये महात्मा गांधी का कहना है, अगर हम इंडिया में एक और मूवमेंट को शुरू कर देंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट को, भारत छोड़ो आंदोलन को, तो हम क्या हो सकते हैं, अभी फ्री हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर जेएल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है, वो महात्मा गांधी से यहाँ पे एग्री नहीं करते हैं। वो महात्मा गांधी से एग्री इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हमारा इंडिया है, मान के चलो कि अगर ये हमारा वी कैन से इंडिया है, इस टाइप से अगर ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया से वी कैन से, अगर ये हमारा इंडिया है, अगर ये इंडिया है, तो महात्मा गांधी को पता है, सॉरी जेएल नेहरू को पता है कि ऊपर जापानीज सेना जो है वो हम पे अटैक करने वाली है। जापान से इंडिया में अटैक होने वाला है, पर इनको ये नहीं पता है कि साथ में कौन आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे आ रहे हैं।
तो महात्मा गांधी तो कह रहे हैं कि भैया ब्रिटिशर्स को भगाने का इससे अच्छा मौका हमें बिल्कुल नहीं मिल सकता। ब्रिटिशर्स एक और वर्ल्ड वार में क्या है वहां पे बिजी हैं। दूसरी ओर अगर हम इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दें तो ब्रिटिशर्स यहां से भाग जाएंगे। जेएल नेहरू कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है। उन्होंने बोला कि मैं महात्मा गांधी आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि अगर इंडिया से मान के चल लो कि ब्रिटिशर्स यहां से भाग भी जाते हैं तो ऊपर से किसकी सेना आ रही है? जैपनीज सेना आ रही है जो कि इंडिया में अटैक करेगी। अब जैपनीज सेना ने अगर इंडिया में अटैक कर दिया, मान के चलो ब्रिटिशर्स यहां से मतलब भाग के चले गए, और अगर कल को जैपनीज सेना ने हमको अपना क्या बना लिया, गुलाम बना लिया, तो क्या होगा? और जैपनीज सेना क्या पता इनसे भी ज्यादा क्रूर हो, इनसे भी ज्यादा बिल्कुल क्रूएल हो, इनसे भी ज्यादा हम जो हमारे ऊपर क्या करें, एक्सप्लॉइटेशन करें। तो इसी वजह से जेएल नेहरू क्या कर रहे थे, थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के आगे तो किसकी चली? एट लास्ट होता क्या है? एट लास्ट होता महात्मा गांधी की ही मनमानी होती है। और लास्ट में आपका क्या होता है बेटा, अगस्त 1942 में आपका क्या शुरू हो जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू यहाँ पे होता है, वैसे ही सारे के सारे जो आपके क्या लीडर्स हैं उनको कैद कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया जाता है, जेएल नेहरू को अरेस्ट कर दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर दिया जाता है। सारे लीडर्स को जो मेन क्या लीडर्स है उन सबको वहाँ पे अरेस्ट कर दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या बोला जाता है? इस मूवमेंट को ही लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीडरलेस मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट को ही लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है। इसी मूवमेंट में महात्मा गांधी ने इंडिया के लोगों को क्या बोला? एक स्लोगन दिया और उस स्लोगन का नाम था डू और डाई। डू और डाई। महात्मा गांधी ने बोला भाई यही टाइम है, या तो करो या तो मरो, डू और डाई। तो करो मरो, क्वेश्चन आएगा कि करो या मरो का जो स्लोगन था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था वो पहले आपको पता है, महात्मा गांधी ने दिया था। किस मूवमेंट में दिया था? तो आपका क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने लोगों को क्या बोला था कि भैया डू और डाई, या तो करो या तो मरो। ठीक है ना। इसको मैं डेट यहाँ पे है 8 अगस्त पूरी बता दो। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गया। इसी के साथ साथ अगर हम आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, जो हमें अभी सुभाष चंद्र बोस का देखा, तो यहाँ से जैपनीज आर्मी जो है यहाँ से आ रही है और सुभाष चंद्र बोस की आर्मी भी ये एक साथ आ रही है और आकर के इन्होंने इंडिया पे अटैक कर दिया बेटा मणिपुर से। इन्होंने जो है मणिपुर और जो आपका मिजोरम वाला इधर है आपका पोर्शन है, यहाँ से इन्होंने इंडिया पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ब्रिटिश सेना थी इन्होंने किसको हरा दिया, इस सेना को यहाँ पे हरा दिया। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की सेना को हरा दिया और इन्होंने जो जैपनीज सेना वहाँ से आ रही थी उसको भी हरा दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे पूरा जो सेना है इंडियन नेशनल आर्मी है और जो जैपनीज सेना थी वो यहाँ पे हार जाती है। ठीक है, और वहीं इंडिया में आपका क्या चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे आपका चल रहा है, जहाँ पे महात्मा गांधी ने लोगों को क्या बोल दिया, डू और डाई, करो या मरो की यहाँ पे आपका एक वैकेंसी स्लोगन दे दिया है। तो कभी कभार ऐसा भी बोला जाता है कि क्या महात्मा गांधी ने, जो कि एक आपके अहिंसावादी थे, जो कि हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, क्या उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर लोगों को इनडायरेक्टली वायलेंस करने के लिए बोला था? क्या उन्होंने डू और डाई का जो यहाँ पे नारा दिया था, स्लोगन दिया था, तो क्या वो सही में उन्होंने एक वीकेंड से वायलेंस करने के लिए बोला था? क्योंकि जैसे उन्होंने डू और डाई का नारा दिया, इसी के बाद ही सारे इंडियंस लोग सड़कों में आ गए और इतना ज़्यादा वायलेंस होता है, और यहाँ पर महात्मा गांधी ने कुछ भी जो है नहीं बोला। इज इट क्लियर? तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये था हमारा वर्ल्ड वॉर, और ये था हमारा इंडियन नेशनल आर्मी, कैसे कैसे इंडियन नेशनल आर्मी आई और वो यहाँ पर आपकी हार गई थी, और इंडिया में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू होता है। तो आई होप बेटा ये पोर्शन आप सबको समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर। ओके, इससे मैं रफ कर देता हूँ। अब जो बेटा देखिए इसके बाद क्या होता है, एट लास्ट हम एक और टॉपिक की बात करते हैं। इसी के अंदर हम बात करते बेटा आपका जो है कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए 1946 करते करते आपका 1946 आ जाता है। 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, जब यूएसए ने जापान के अंदर 2 एटम बम्स गिराए, हिरोशिमा और जो नागासाकी के अंदर। उसके बाद आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है।
1946 आपका आता है, तो 1946 में इंडिया के अंदर एक प्लान आता है जिसका नाम था आपका कैबिनेट मिशन प्लान, जिसका नाम था बेटा है कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये कैबिनेट मिशन जो है ये इंडिया में आया था कब? 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आया था। बट कैबिनेट मिशन को भी यहाँ पे मेनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो आपकी क्या थी मुस्लिम लीग थी, उसने भी इससे क्या नहीं किया था बेटा, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आपको केवल इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था वो इंडिया में 1946 में आया था, ठीक है। और आपको एक और बात याद रखनी बेटा कि कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया में किसने भिजवाया था? 1946 में जो पीएम थे आपके वहाँ पे, ब्रिटेन के जो आपका पीएम था जिसका नाम था क्लेमेंट एटली, ठीक है। क्लेमेंट एटली जो पीएम था उसने क्या किया था? उसने कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया में भिजवाया था, ठीक है। एक और आपको बात याद रखनी है, सब बेटा हम नोट लिख रहे हैं, ये आपका क्या है? नोट है सबसे पहला। दूसरा नोट हम ये लिखते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे इनको और क्या बोलते हैं बेटा? खान अब्दुल गफ्फार खान मेनली कौन थे? ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारा पड़ता है पेशावर वाला एरिया, उस टाइम पे इंडिया के अंदर था, आज तो पाकिस्तान का एरिया है। तो पेशावर वाले एरिया के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये मूवमेंट को लीड करते रहे। जो मूवमेंट महात्मा गांधी स्टार्ट करते थे, जो सत्याग्रह, जो मूवमेंट महात्मा गांधी स्टार्ट करते थे, उस मूवमेंट को खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पेशावर वाले एरिया में क्या करते थे? उस मूवमेंट को लीड करते थे। इसी वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता था? इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, या इनको बादशाह खां भी बोलते थे, SHAH, बादशाह खां। इनको बादशाह खां भी यहाँ पे आपका क्या करते थे? इनको बोलते थे। एक और क्वेश्चन खान अब्दुल गफ्फार खान से ये बनता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक मूवमेंट को भी शुरू किया था, एक मूवमेंट को शुरू किया था, या क्वेश्चन आएगा अच्छा उस मूवमेंट का नाम था आपका बेटा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। तो क्वेश्चन आएगा कि खुदाई खिदमतगार जो मूवमेंट था वो किसने शुरू किया था? तो वो भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही स्टार्ट किया था। आई होप ये पोर्शन आप सबको समझ में आया होगा, राइट। इतना यहाँ पे हमने आज इंडियन जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमने यहाँ पे ख़त्म की है। कुछ बाकी की चीज़ें बची हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप सबको समझ में आई होगी, राइट। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेटा आज हम इतना करेंगे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आज हम इतना करेंगे, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।